गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। काफी इंपॉर्टेंट क्लास ऑसिलेशंस की आपकी आज की है। इसके अंदर हम लोग वेलोसिटी इन एसएचएम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम लोग एक्सीलरेशन इन एसएचएम डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देंगे, देन आफ्टर हम एनर्जी की बात करेंगे। काफी नई नई चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और आगे के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। आगे जो हम लोगों को वेव्स में कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इन एसएचएम की बात करना चाहूं मैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है। पहले मैं मैथमेटिकली आपको डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज मैंने x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये कोई भी जनरल इक्वेशन ले ली। अब ये जनरल इक्वेशन मेरे को दो तीन बातें समझाती है, वो मुझे जरूर समझ लेना चाहिए। जैसे मेरा जो मोशन है वो एक्सट्रीम से शुरू होता है, एज आई चूज हियर कॉस इक्वेशन। दूसरा, इनिशियल फेज उसकी जो है वो फाई नॉट से डिफर कर रही है, या पहले से वो फाई नॉट एंगल सबटेंड कर चुका है। ये दो बातें मुझे मिलती है। उसका एम्पलीट्यूड मेरे पास ए है और ए जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये बातें मुझे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के इस इक्वेशन से मिल जाती हैं। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो बड़ा सिंपल सा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू dx ओवर dt, यानी टाइम का अगर मैं रेस्पेक्ट लेकर के डिफरेंशिएट कर देता हूं डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी मिलती है। ध्यान रहे अगेन, ये जो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस मिलेगी। ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट था, मैं इसको vt या ht लिख सकता हूं। तो दैट इज इक्वल्स टू सिंपली ए, तो ये हो गया मेरे पास, ये तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी करता नहीं है, एम्पलीट्यूड तो मेरा फिक्स रहता है। कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस का फाई नॉट। ये मेरे पास एंगल है तो एज इट इज रहेगा। अब जहां तक बात है ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करने की विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मेरे को एक ओमेगा और मिलेगा। उस ओमेगा को मैं यहां ये लिख देता हूं। इस तरीके से मुझे वेलोसिटी मिल जाती है डियर स्टूडेंट्स। आगे मैं बात करना चाहूं एक्सीलरेशन की, तो स्मॉल a से मैं डिनोट करूंगा। ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा, टाइम का वेरिएबल होगा। इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज dv ओवर dt, या मैं इसको लिख सकता हूं d2x ओवर dt स्क्वायर। अगेन डियर स्टूडेंट्स, मुझे करना क्या है, जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई है उसको फर्दर मेरे को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, a मेरे पास एज इट इज रहेगा, ये ओमेगा मेरे पास एज इट इज रहेगा, लेकिन जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा प्लस का कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। डियर स्टूडेंट्स, अगेन ये जो ओमेगा टी है इसको मेरे को फर्दर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, बिकॉज ऑफ इट इज डिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस टाइम स्मॉल टी। तो फर्दर इसका डिफरेंशिएशन जो मिलेगा मेरे को ओमेगा मिलेगा, और ओमेगा मिलेगा तो ये पहले से एक ओमेगा जो मेरे पास है इसको मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। अब यहां दो बातें तीन बातें समझने की हैं जिनको मैं डायग्राम के बेसिस पे भी समझने की कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, पहली बात, x अगर मेरा पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट मेरा अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी मेरे को नेगेटिव मिल रही है, एज वेल एज एक्सीलरेशन मेरे को नेगेटिव मिल रहा है। दूसरी बात, यहां कहीं ना कहीं फेज का डिफरेंस मेरे को मिल रहा है। ये कॉस का फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली यहां फेज का डिफरेंस है। ये मेरा प्लस का फंक्शन है, ये माइनस का फंक्शन है। अब मैं प्लस को माइनस को कंसीडर करता हूं, साइन को कॉस को कंसीडर करता हूं, तो प्लस का π/2 फेज डिफरेंस मेरे को मिलता है। ऐसा मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर मेरे को यहां एक माइनस का साइन मिल रहा है, माइनस का साइन मिल रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो मैं बाकी तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये भी कॉस का फंक्शन है, ये भी कॉस का फंक्शन है, और एम्पलीट्यूड जरूर मेरा चेंज हो रहा है। यहां पे एम्पलीट्यूड मेरा a था, यहां a ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, और यहां एम्पलीट्यूड मेरा a इंटू ओमेगा हो रहा है। क्योंकि ये बात पता है मुझे कि जो साइन का आर्गुमेंट है उसके अलावा जो भी कुछ यहां पे मेरे को मिलेगा वो एम्पलीट्यूड होगा। तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड क्या है और एक्सीलरेशन का एम्पलीट्यूड क्या है। तो फेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये एक तरीके से रीकैप था जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं एक बात और भी देख सकता हूं। क्या देख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन एज इट इज,
ओमेगा स्क्वायर को मैंने थोड़ा पहले ले लिया, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एग्जैक्टली मेरा x के बराबर है, तो I मेरा इट हियर जस्ट लाइक। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जो है मेरे को यहां पे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स मिल गया और विद नेगेटिव साइन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव साइन है ये तो इस बात को इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो रीस्टोरिंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट था। हाँ बच्चों, बिल्कुल मैं इसको फोर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स हो गया, और ये फोर्स कौन सा है? वही रीस्टोरिंग वाला फोर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, या मैं इसको कह सकता हूं इनर्शियल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखिए, अगर मैं दूसरे फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स को माइनस के एक्स को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो बड़ा मजेदार सा केस मिलता है। मेरे को मिलता है के एक्स इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर एम इंटू एक्स। यहां से मेरे को ये x और x कैंसिल आउट होके मिल जाते हैं, और मेरे को ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से मिलता है स्मॉल k बाई m। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे एक एक्सप्रेशन में सीधे सीधे ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट k बाई m लिखा था, या मैं कहता हूं कि मैंने स्क्वायर रूट k बाई m को ओमेगा लिखा था। तो वो कहां से आया था, उसकी डेरिवेशन मैंने आज आपको यहां दो लाइन में देने की कोशिश की है। तो आई होप सो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो वैल्यू हम लोगों ने इंटरप्रेट की थी अपनी प्रीवियस क्लास में वो कहां से की थी। ऐसा नहीं है कि ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, ये आगे नोट्स में दे रखा है, तो हम वहां से इसको ब्रीफ द्वारा नहीं करेंगे, यहीं से आप लोग इसको समझ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर रूट के बाई एम मिलता है, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ टाइम पीरियड का भी कॉन्सेप्ट निकालता हूँ, दैट वाज 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और यहां से मैं 1 अपॉन टी की बात करता हूं तो ये मेरे को मिल गया था, जिसमें मैंने मास को इनर्शिया फैक्टर कहा था, ए को स्प्रिंग फैक्टर कहा था। तो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड को इनर्शिया फैक्टर और मास यानी जो स्प्रिंग फैक्टर है उसके टर्म्स में भी लिखने की बात की थी। तो वो सारा का सारा यहां से मिलता है। तो समझ गए होंगे, ये मैंने सिर्फ रिकैप किया है, कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ाई है। तो मैं समझता हूं आसानी से समझ में आपको आ जानी चाहिए, और जब तक ये फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक आगे पढ़ना भी बेईमानी है। कोई फायदा नहीं है कि आप रोट मेमोरी में जाएं और फिर कुछ क्वेश्चंस करके, और ये सब कुछ नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, आपको तरीके से फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट आता है, आपको अच्छा लगता है, तो इस फिजिक्स बड़ी आसान है, अदरवाइज तो ये रटने पे तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। चलिए, अब मैं बात करना चाहूंगा आज की क्लास के बारे में, वेलोसिटी के जो हमारा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहां मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं और आपको इस डायग्राम के बारे में बताता हूं। ये जो मैंने यहां डायग्राम लिया हुआ है, ये वेलोसिटी के लिए लिया हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं वेलोसिटी v। अब ये लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा है, ये कोई नई बात नहीं है। v इक्वल्स टू आपने ओमेगा r पढ़ा था, आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में चैप्टर नंबर 4 की लास्ट क्लास में हम लोगों ने, आई थिंक 409 या 4010 क्लास है, उसके अंदर हमने ये डेरिवेशन करा रखा है। तो देखिए, ये v इक्वल्स टू ओमेगा r या ओमेगा r पे हमने ले रखा है। ए यहां जो है क्या है, एम्पलीट्यूड है, और वो इस लाइन से रिप्रेजेंट होता है। नो डाउट ए, मैं एम्पलीट्यूड की बात यहां पे कर रहा हूं। वेलोसिटी मैंने यहां एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है, तो वेलोसिटी को मैंने टेंजेंटली ये शो कर रखा है डियर स्टूडेंट्स। अब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मेरा टुवर्ड्स सेंटर होगा, जिसको मैं वेलोसिटी कहता हूं p डैश q, टुवर्ड्स सेंटर। डायरेक्शन बड़ा क्लियर सा है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये अगर मेरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है, जैसा मैंने बिगिनिंग में यहां पे ले रखा है, तो इस एंगल से मैं इस एंगल की बात कंपैरिजन में ला सकता हूं, ये भी मेरे पास ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट होगा। अब ऑब्वियसली इस ऊपर वाले ट्रायंगल को मैं कंसीडर करूं तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल से मेरे को कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। किसके मिल जाते हैं? इस एम्पलीट्यूड के मिल जाते हैं या इस वेलोसिटी के मिल जाते हैं। मेरा पर्पस क्या था? वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को लाना था। तो ये जो मेरे पास वेलोसिटी है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये होगा जो कि मैंने यहां नीचे रिप्रेजेंट कर रखा है, जरा देखें, मेरे पास पैरेलल में शिफ्ट करने का ऑप्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर मैंने पढ़ रखा है। दूसरा इसका कंपोनेंट जो होगा वो ये वाला होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की डिस्कशन मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इस कंपोनेंट की डिस्कशन ले रहा हूं, जो कि टूवर्ड्स मेरा कहां है, सेंटर है। डियर स्टूडेंट, टूवर्ड्स सेंटर, इसका मतलब क्या हो गया? मैं यहां माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा हूं। ऑब्वियसली यहां कहीं पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पे जीरो वैल्यू है, तो मैं माइनस एक्सिस की तरफ आ रहा हूं।
तो ये रिप्रेजेंटेशन मेरे को एक नेगेटिव साइन देता है, जो मैथमेटिकली भी मैं निकाल चुका हूं। देखिए ये वेलोसिटी के अंदर मेरा नेगेटिव साइन आ रहा था। इसी तरह से बिल्कुल ऐसा ही एक डायग्राम लेकर के हम लोग एक्सीलरेशन की भी बात करने वाले हैं। तो एक्सीलरेशन में भी मेरा एक्सीलरेशन जो है वो टुवर्ड सेंटर आएगा, जिसे मैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के नाम से भी जानता हूं। तो दैट विल अगेन कंटेन ए नेगेटिव साइन। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा क्या है। हम अगर टुवर्ड्स हॉरिजॉन आ रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, दैट इज नेगेटिव साइन। चलिए, तो आई होप सो ये रिजोल्यूशन आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा लेकर के, और मैं समझता हूं वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये सब प्रोजेक्शन और ये सब क्या है, यही सारी चीजें बता रखी हैं कि भैया ये वेलोसिटी है तो इसका एक प्रोजेक्शन ये होगा, एक प्रोजेक्शन हमारा ये वाला होगा। तो इस वाले प्रोजेक्शन को कंसीडर मैंने किया नहीं है, सिर्फ इस वाले प्रोजेक्शन को कंप्लीट किया है, जिसको आगे यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है। तो नेगेटिव साइन का फंडा क्या होता है, प्लस फाई जो लिया है इसका फंडा क्या होता है, एज वेल एज ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के बाई एन कहां से आया, ये सारी बातें आपको आज की क्लास में क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए माइनस के साइन को मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया। अब एक छोटा सा मैनिपुलेशन और मैं मैथमेटिकली करना चाहूंगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को आपस में इंटरलिंक करने के लिए, जो मैंने ऊपर नहीं किया था यहां करके दिखा रखा है, अभी दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अभी मेरे पास आया था विद नेगेटिव साइन ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। डियर स्टूडेंट्स, इस साइन को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक बहुत अच्छी सी आइडेंटिटी है, बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। Simply I may compute here sin square theta equals to 1 minus cos square theta। अब इसका फायदा क्या होगा अभी समझेंगे हम लोग। इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये मिल जाएगा sin theta is equals to स्क्वायर रूट 1 minus cos square theta। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास थीटा क्या था, यहाँ थीटा था मेरे पास में ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अगर मैं ऊपर से लिख के आता तो थोड़ा ये लंबा सा आपको लगता। अब यहां पे थीटा की जगह पे मेरे को ये वाली वैल्यू डालनी है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी का वो इन टर्म्स ऑफ कॉस मेरे को ये मिल गया। डियर स्टूडेंट्स अगेन अब जरा देखिए, ये जो मेरे पास ए मैंने बाहर निकाल रखा है वो ठीक है, चलो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां ए से इसको मल्टीप्लाई करता हूं और ए से डिवाइड कर देता हूं। अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जी, ए स्क्वायर से और ए स्क्वायर से करता हूं, अब और बढ़िया हो गया। अब जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास इस स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली पूरी चीज है, ये मैं एक्स स्क्वायर के बराबर प्लेस कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ मेरा एक्स जो था वो यही था। तो मैंने निश्चित रूप से जो मेरी वेलोसिटी है उसको इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड के टर्म्स में डिनोट कर दिया। ये मेरा एस्पेक्ट था डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल जाता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कोई स्टूडेंट कह रहा होगा सर बार बार क्यों आप एक्स में ले आते हो, कभी आप कॉस में ले जाते हो। देखो बच्चों, मुझे नहीं पता कि जब मेरा न्यूमेरिकल होगा, ये सारी कवायद न्यूमेरिकल के लिए है, मुझे नहीं पता कि जब मेरा न्यूमेरिकल होगा तो मुझे वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स देगा या इन टर्म्स ऑफ कॉस देगा या इन टर्म्स ऑफ ए देगा। तो निश्चित रूप से जो भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं वो मेरे को पता होने चाहिए। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, पहली बार जाते हो, या किसी सिनेमा हॉल में जाते हो, पहली बार जाते हो, तो आपकी कोशिश ये होती है कि वहां जितने भी रास्ते हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं, सबको एक बार जरूर देख लो। पता नहीं खरीदने नहीं आए आप, सिर्फ एक शर्ट लेने गए थे, लेकिन आप सोनी के टीवी के शोरूम में भी अंदर जाते हो। करते हो ऐसा या नहीं करते? हाँ बिल्कुल, पीछे वाला बच्चा कहता है करते हैं सर, अगर मम्मी मना भी करती है ना तो मन तो करता है कि जाना चाहिए। बस डियर स्टूडेंट्स, अगर वो क्यूरियोसिटी आप लोगों की यहां भी है, आपने एक चीज पढ़ी, आप उसमें बार बार ताक झांक कर रहे हो, भैया ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। और अगर आप एक फ्रेम डिब्बे में चल रहे हो, एक भौंदू सा बच्चा, उसकी मम्मी ने कहा जा सब्जी ले आ, अब सब्जी में भी उन्होंने बताई कि क्या सब्जी लानी है, तो वापस लौट के आ जाता है, शॉप से वापस लौट के आ जाता है, मम्मी क्या लेके आऊं, मम्मी ने कहा गोभी ले आ बेटा, अब वो वापस जाता है, अब वहां देखता है फर्दर यार गोभी तो 3 तरीके की है, अब उसको फिर समझ नहीं आता, फिर करता है, फिर वापस जाता है। हाँ जी, वो बिल्कुल भौंदू है, मोबाइल भी साथ नहीं लेके जाता। पीछे वाला कह रहा है सर मोबाइल से बात कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए, अब वो घर आकर वापस कहता है मम्मी कौन सी लेके आऊं, बंद गोभी लेके आऊं या फूल गोभी लेके आऊं?
यार ये भी बड़ी दिक्कत। अब मम्मी ने कह दिया कि जा बेटा फूल गोभी ले। अब वहां पहुंच गया, पहुंच करके फिर मक्के की तरह से खड़ा हुआ है। फूल गोभी भी उसको जो है ना वो फिर डिफरेंट काइंड की मिल जाती है। अब डिफरेंट काइंड में फिर पूछने आया, फिर पूछा, अगली बार सबसे लास्ट में पूछता है मम्मी कितनी लानी है। अब मम्मी सर फोड़ती हैं कि पता नहीं क्या करेगा ये, वो तू बैठ टीवी देख बेटा। खुद जाती हैं बेचारी ले आती हैं। बच्चों अगर आप फिजिक्स में भौंदू वाला काम करते हो तो निश्चित रूप से सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जितने भी पॉसिबल वे हैं, क्यूरियोसिटी है आपकी, आप मॉल में गए हैं, आप हर शोरूम में जाते हैं, जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके पास टाइम है तो जाना चाहिए, देखना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पास कोई एक यहां एस्पेक्ट मिल रहा है तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी उसके खोजने चाहिए। तो ये एस्पेक्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब ये कहानी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हो सकता है एक आध बच्चे को गंदी भी लगी हो, वो अपने आप से सोच रहा होगा मुझे भौंदू कह रहा है, मैं किसी को भौंदू नहीं कह रहा यहाँ, लेकिन बच्चों क्या करना है ये बात जरूर समझिए। चलिए अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू शेयर हियर अबाउट एक्सीलरेशन। एसएचएम है, कोई पार्टिकल मेरा कर रहा है और उसमें मेरे को एक्सीलरेशन की बात करनी है। सेम अगेन डायरेक्शन कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मेरा टुवर्ड सेंटर है बच्चों, यहां से मेरा कंपोनेंट जो है वो टुवर्ड सेंटर आएगा और सेम एस्पेक्ट मैं यहां पे लूंगा। माइनस के साइन का भी मैंने एस्पेक्ट आपको बता दिया क्यों आता है। अब यहां फर्दर देखो बच्चों, ये चीज मैं आपको डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, इसमें कोई आइडेंटिटी आपको नहीं लगानी है। कॉस का ही फंक्शन था और हमारा इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कॉस के टर्म्स में आता है, तो मैं सिंपली इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। इवन दैट यहां ए मैक्सिमम की बात हम लोगों ने की है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जो है, यानी ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट की वैल्यू जीरो होगी तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एस्पेक्ट था। इवन यहां से हमने स्क्वायर रूट के बाई एम का भी एस्पेक्ट आपको बता दिया टाइम पीरियड के लिए। अब एज यूजुअल हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल के बेसिस पे पता लगेगा हमने क्या पढ़ा। अगर हमें न्यूमेरिकल समझ में भी आ जाए, चलो नहीं होता न्यूमेरिकल कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं होगा, दूसरी में होगा, कब तक नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन समझना तो है। चलिए, द फॉलोइंग फिगर्स डिपिक्ट टू सर्कुलर मोशन, the radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are indicated on the figures। इसका मतलब जब तक मैं फिगर नहीं देखूंगा तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर स्टूडेंट्स, फिगर दे रखी है, पढ़ाएंगे हम लोग। अगेन मैं आपको फिर बता देना चाहूंगा, यहां जो हम लोगों ने असाइनमेंट में न्यूमेरिकल्स डाल रखे हैं, इनका पर्पस आपका टेस्ट लेना नहीं है। हर न्यूमेरिकल आपको कुछ इंफॉर्मेशंस देगा, आगे के न्यूमेरिकल्स को करने में हेल्प करेगा, इसलिए इन सारे न्यूमेरिकल्स को चाहे वो असाइनमेंट वाले हों या ये वाले हों, आपको बिल्कुल थॉरोली समझ के करने ही करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे क्या कहता है, ऑब्टेन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन। अब वो एक्स प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, कॉस कंपोनेंट की बात कर रहा है, समझ गए होंगे, ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल p इन ईच केस। जितने भी केस हैं सबके लिए आपको x निकालना है, आप डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सीलरेशन निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमें ये सिखाना चाह रहा है कि अगर कोई डायग्राम है, कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, या डायग्राम को कॉस या साइन के फंक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये बात हमें यहां से सीखने के लिए मिलेगी बच्चों। चलिए अब मैं पहले डायग्राम देखता हूं, फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये मेरे पास डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स। अब दो डायग्राम अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली मेरे को दो इक्वेशन यहां पे बनानी होंगी। पहले मैं डायग्राम को रीड करता हूं, देखता हूं क्या है। सबसे पहले देखिए बच्चों, इनिशियल फेज यहां पे 45 डिग्री है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाई नॉट कहते हैं, 45 डिग्री है, ठीक है। टी यहां इस जगह जीरो है, अगर टी यहां जीरो होता तो फेज जीरो हो जाती, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी बात, टाइम पीरियड 4 सेकंड दे रखा है, तो मैं यहां से ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 4 ये लिख सकता हूं। अगली बात, वो एक्स प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, तो मेरे को चार इंफॉर्मेशन इस डायग्राम से मिली। एक तो टी के बारे में, टी से मैंने ओमेगा निकाल दिया। एक मेरे को इनिशियल फेज के बारे में 45 लिख दिया। एक ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये बात मैंने लिख दी। यहां पे टी जीरो है, ये बात मेरे को पता लग गई। एक चीज और भी पता लग रही है जो यहां स्मॉल ए से दे रखा है,
एग्जैक्टली इट इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं कैपिटल ए लिखूंगा तो ज्यादा अच्छी बात है। या चलो मेरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, दैट इज एम्पलीट्यूड। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है बच्चों x। सबको पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है? a cos ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट होती है। अभी कोई जरूरी थोड़ी हमेशा फाई नॉट आपका प्लस होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एंटी क्लॉकवाइज है, ये इधर चल रहा है। हाँ, इस पर्टिकुलर केस में फाई नॉट मेरा पॉजिटिव होगा। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, रिकॉल कर लीजिए, आगे जब भी क्वेश्चन होगा आपको ध्यान रखना। अब जरा देखिए, ये स्मॉल ए तो यहां आ जाएगा, ओमेगा की जगह पर ये आ जाएगा, स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम में वेरिएबल है, कोई समस्या है ही नहीं, कॉस की वैल्यू है। अरे बन गया काम, बचा क्या? अब दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में मजेदार सा पी जो है वो मेरा यहां पे है और क्लॉकवाइज रोटेशन है और टी मेरा 30 सेकेंड है। पहला पार्ट मैंने किया एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज है, तो कुछ अंतर आएगा, आप समझ गए होंगे क्या अंतर आने वाला है। पहले में फेज है, अब दूसरे में फेज कितना है मुझे नहीं पता, आप सोचो। एम्पलीट्यूड पहले में ए था, दूसरे में बी है। जो चीजें डिफरेंशिएट करनी थी, आपका अटेंशन मेरे को लेके आना था, वो मैंने सारा बता दिया। अब इक्वेशन आप दोनों की मैच कर लेंगे। पहले आप अपने आप से बनाएंगे, फिर उसके बाद जो हमने यहां पे दे रखा है आपको सॉल्यूशन, उससे मैच करेंगे। जहां तक बात है, एक बच्चा पीछे से कंप्लेन कर रहा है, सर आप जो ना टाइम ही नहीं देते लिखने का। भैया ब्रह्मोस की स्पीड पता है? ब्रह्मोस से ज्यादा स्पीड है हमारे ब्रेन की। हाथी तो रह गए, नहीं लिखने का मौका मिल पा रहा, सोच तो सकते ही हो। सोचने पे तो कोई किसी का जोर नहीं है, और अगर ऐसा लगता भी है तो भैया वीडियो को पॉज कर लो। किसने मना किया? चलिए स्टूडेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशंस हमने यहां मेंशन कर रखी हैं। जैसे एंटी क्लॉकवाइज को यहां बताया, ओमेगा टी के बारे में यहां पे हमने डिस्कस किया। ये फेज का कॉन्सेप्ट था, देखिए प्लस हमने यहां पे दे रखा है, प्लस को हाईलाइट भी कर रखा है, और 45 है तो उसको पाई बाय 4 लिख रखा है 45 डिग्री को। अब एक बच्चा तो कह रहा है जी 45 को पाई बाय 4 कैसे लिखेंगे? सीखेंगे बेटा, भी सीखेंगे, रुक जा, अगले साल सीखेंगे। चलो अब यहां से देखिए रिप्रेजेंटेशन हमारा पहले वाले के लिए हो गया। अब दूसरे वाले के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को अपने आप से देखेंगे। इसमें क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट आ रहा है, टी इसमें 30 सेकंड है, एंगल नो डाउट यहां सीधे सीधे पाई बाय 2 माइनस थीटा है। क्यों है जरा सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए। मेरा क्वेश्चन आई होप सो यहां से क्लियर हो जाता है। तो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं नहीं समझता इससे बढ़िया और कुछ मिलेगा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने अपना कुछ नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका ऑलमोस्ट उल्टा क्वेश्चन ये है। वहां ऊपर डायग्राम दे रखा था, इक्वेशन बनानी थी, या इक्वेशन दे रखी है, हो सकता है वो डायग्राम पूछ ले, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऐसे ऊल जरूर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने कर ली है तो बहुत कुछ आपको आ जाएगा। चलिए, x इंस्टेंटेनियस टाइम है, a एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरे को यहां पे 5 मीटर दे रखी है, ऐसा ही सिस्टम में कोई टेंशन आएगी। ये मेरे पास ओमेगा टी है, यूनिट भी दे रखी है रेडियन पर सेकेंड, सॉरी टी तो यहां अलग है, तो ये सिर्फ ओमेगा है, और ये मेरे पास प्लस का पाई बाय 4 है। डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस टाइम की बात 1.5 सेकंड दे रखी है, तो 1.5 सेकंड डाल करके आप यहां से चीजों को कंप्यूट कर सकते हैं। डायग्राम नहीं पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट पूछा, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट x कहां पे? 1.5 सेकंड पे, इक्वल्स टू 5 मीटर एसआई सिस्टम में cos 2 पाई इंटू 1.5 दे रखा है उसने भैया, ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 4, ये ब्रैकेट में डालो सर, निकल गया जी। अब क्या बचा? ये हो गया 3 पाई, और ये हो गया पाई बाई 4, ये हो गया cos, और ये हो गया 5 इक्वल्स टू 5 cos,
अब ये देखो जरा कितना हो गया, 4 3 12, 12 और 1 13, 13 पाई ओवर 4। फंस गया बच्चा, कह रहा है जी 13 पाई बाई 4, ये कहां से लाऊं मैं? अरे भैया क्या दिक्कत हो गई 13 पाई बाई 4 में? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई, दूसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन 4 पाई। देखो ना 4 3 12 दशमलव 1 2 5 पाई, तो 3.25 पाई। एक चक्कर में 2 पाई होते हैं, डेढ़ चक्कर में 3.53 हो गए, और उसके आगे 0.5 और आगे बढ़ जाओ, निकाल दो भाई। चलो देखो जरा सॉल्यूशन। देखें रिलेशन, सारी वैल्यू डाली हमने, इसको सॉल्व किया, हम लोगों को 3.535 मीटर आ गया। ये वैल्यू डायरेक्ट आ रखी है 0.707। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आते हैं तो वो 3 पाई प्लस पाई बाई 4 को सीधे सीधे cos पाई बाई 4 लिख सकता है। आई हैव नो प्रॉब्लम। अब जो ऊपर वाली इक्वेशन थी डियर स्टूडेंट्स, इस ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आपने वेलोसिटी का कांसेप्ट निकालना है। तो मैं डिफरेंशिएशन आपको एक बार समझा देता हूं इसका, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू डाल के पहला डिफरेंशिएशन आया है। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह पे आ जाएगा एक तो माइनस का साइन और एक दूसरा साइन का एज इट इज टर्म। अब ये 2 पाई टी का मैं डिफरेंशिएशन लूंगा तो इसमें से 2 पाई आएगा और इस 2 पाई को मैंने आगे ले लिया, बस कहानी खत्म। अब ये कितना हो गया, माइनस का 5.0 इंटू 2 पाई साइन का फंक्शन। अब आपने वैल्यू निकालनी थी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, इजीली आप लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो आप इसको पाई बाई 4 लिख सकते हैं और माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, ट्रिग्नोमेट्री वाला। वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन में फर्दर ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, इस इक्वेशन को मेरे को फिर एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। 5 एज इट इज रहेगा, 2 पाई एज इट इज रहेगा, साइन पाई बाई 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, लेकिन एक 2 पाई और मेरा आगे आएगा। देखते हैं, चाहो तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन को इसको लेकर के आप डिफरेंशिएट कर लो या नीचे वाली को कर लो, आपका मन है। ये आ गया, तो ये 4 पाई स्क्वायर आ गया। अब 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे 40 होती है, 9.8 पता नहीं है कहां से आ रहा है, आपने सीधे सीधे पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 डाली है, कुछ नहीं करना चाहिए। चलिए इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चंस मैं समझता हूं कर सकते हैं। ये अब आगे एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं आप लोगों को असाइनमेंट के लिए। इसके बाद मैं एनर्जी की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी है, अब मैं ऑसिलेटिंग बॉडी को यहाँ पे दोबारा से बना के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा रिकॉल कराता हूँ, उसकी एनर्जी की बात करता हूँ। ऑसिलेटिंग बॉडी में मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, सिंपल पेंडुलम का केस ले लेता हूँ। ये मेरे पास स्टेशनरी कोई बॉब है, इसके अंदर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि टोटल एनर्जी जो है वो 0 है, ना तो ये मूव कर रहा, और हाइट लेवल जो है ना मैं यहीं से कंसीडर करता हूं, इसी जगह को समुद्र मान लेता हूं, सी लेवल मान लेता हूं, तो मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी की इसकी 0 है। अब डियर स्टूडेंट्स, जिसको मैंने ऑसिलेट कराया और सपोज यहां पहुंचा दिया, तो सबसे पहले तो देखो ये इसका हाइट लेवल आ गया। हाइट लेवल आ गया तो ऑब्वियसली यहां पे mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब कोई जरूरी थोड़ी है mgh के टर्म्स में भी लिखो आप, यहां पे माइनस का 1/2 kx स्क्वायर भी लिख सकते हो। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है आप सबको पता है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, x स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है। मैंने ये एम्पलीट्यूड नहीं लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, इसको मैं क्या कह रहा हूं, x कह रहा हूं। सपोज यहां पे जाकर के इसका a है, तो नॉट टू गो फॉर a, मैं a की बात नहीं कर रहा, x की बात कर रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी मैं mgh के टर्म्स में न लिख करके हाफ के x टर्म्स में लिख सकता हूं। अब यहां इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब वेलोसिटी मे बी इस डायरेक्शन में हो या मे बी इस डायरेक्शन में हो, डजंट मैटर, बिकॉज ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है हाफ mv स्क्वायर। अब v मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, डजंट मैटर, मुझे तो एनर्जी निकालनी है। ये आसान बात हो गई, बढ़िया बात हो गई मेरे लिए, v स्क्वायर करना है। m मास मेरे को ऑसिलेटिंग बॉडी का पता ही है। अब टोटल एनर्जी निकालनी है, निकाल देते हैं भैया। हाफ के x स्क्वायर को माइनस के साइन के साथ में है,
और हाफ एम वी स्क्वायर को आपने ऐड करना है। आप कहेंगे जी एक्स स्क्वायर को वी स्क्वायर से कैसे ऐड करें, एम को के से कैसे ऐड करें, 1/2 चलो जानते हैं, कॉमन आ जाएगा। बच्चों बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स यहां पे मेरा साइन या कॉस का फंक्शन था, बिल्कुल था। वी मेरा अगेन साइन या कॉस का फंक्शन था। अब वो पीछे वाला बच्चा कहता है, गोपाल कह रहा है, क्या कह रहा है, सर ये अगर एक्स कॉस का फंक्शन था तो ये हमारा साइन का आया था डिफरेंशिएट करने पे। हाँ भैया बिल्कुल आया था, लेकिन क्या मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, या मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकता? मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल एस्पेक्ट्स हैं, मैं +π/2 करके या -π/2 करके साइन के फंक्शन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कॉस के फंक्शन को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये एलिमेंट्री चीज तो मुझे आनी चाहिए। नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहां सीख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहां काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला या लिखा a cos ओमेगा t, वेलोसिटी की बात की, इसको डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट बार बार करके तो मैं दिखाऊंगा नहीं, देखिए माइनस का ओमेगा a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी मेरे को निकालनी है, तो भैया मैंने इस फॉर्मूले के अंदर प्लेस किया और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया। इसको ब्रीफ करने के लिए, छोटा करने के लिए, आप चाहें तो फाई नॉट को 0 ले सकते हैं, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब कोई स्क्वायर करते समय ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर यहां लिख दे तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? स्क्वायर जब आप करेंगे तो इस एंगल का स्क्वायर कभी भी नहीं होता, आप सबको पता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्क्वायर होता है, जो आपने यहां कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो अपनी एक डेफिनेट वैल्यू रखता है इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो आप इसको कॉस के टर्म्स में चेंज करके क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। निकाल रखिए, देखिए आइडेंटिटी यूज किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वहां से जैसा मैंने कहा था कि sin के फंक्शन को cos के फंक्शन में आप या तो प्लस का π/2 करके कर सकते हैं। अब स्क्वायर का फंक्शन मिल रहा है तो और आसान हो गया आपके लिए, आपने आइडेंटिटी यूज कर ली। इस तरह से आपका ये काइनेटिक एनर्जी मिल गया 1/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपको इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर भी मिल गया और इन टर्म्स ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी मिल गया। दोनों ही आपके लिए जरूरी हैं। न्यूमेरिकल में जब साइन का फंक्शन होगा तो ये इक्वेशन यूज करनी है, और जब x का फंक्शन होगा तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पोटेंशियल एनर्जी अगेन मुझे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। F = -kx को मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं dx के साथ, में उसको हाफ kx स्क्वायर लिखता हूं। तो ये सब मैंने यहां करके दिखा रखा है, छोटी चीजें बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। तो ये हमने यहां से इसको निकाल के दे दिया, दैट इज हाफ kx स्क्वायर। हां, अब ये हो सकता है कि मैंने यहाँ माइनस का साइन दिया था और इन्होंने माइनस के साइन को यहाँ पे नहीं दिया, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखा है। दिस वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली F = -kx रिस्टोरिंग फोर्स था, नेगेटिव साइन के साथ में आता है, लेकिन वो रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया और हाफ kx स्क्वायर आपके आगे लिख दिया। अब इसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू डाल दी है। तो आपका मन है x की वैल्यू आप या तो a cos ओमेगा t प्लस फाई के टर्म्स में डालो, या k की वैल्यू डाल दो, जो पीछे हमने आज की ही क्लास में सबसे पहले समझाई थी। इट्स योर चॉइस, दोनों चॉइस आपके सामने है। तो आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट मिल जाता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर का, दूसरा मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर। अब अगर आप ऊपर cos वाला लेके चल रहे हो तो नीचे वाले भी cos लेना है। ऊपर अगर आप m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लेके चल रहे हो तो आपको नीचे भी वही लेना है, दोनों जगह सेम लेना है। न्यूमेरिकल में जैसी जरूरत होगी वैसा लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कांसेप्ट था। टोटल एनर्जी निकालनी है भैया, दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो, ये आ रहा है E = हाफ ka स्क्वायर, या ये चलो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं बच्चों, इसको ना मैंने कलर चेंज कर दिया, हाईलाइट कर दिया। क्यों हाईलाइट किया अभी समझाता हूं आपको। मैंने इसलिए हाईलाइट किया, हालांकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको तो हाईलाइट मैंने पहले ही कर रखा है। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी टाइम नहीं है, यहां भी टाइम नहीं है बच्चों। इसका मतलब किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के ऊपर नहीं। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर मुझे प्रूव करना है तो ये फॉर्मूला निकाल के देना है, और इसमें लास्ट में एक लाइन जो मैंने यहां पे लिख रखी है, ये रही,
The total mechanical energy of a harmonic oscillator is independent of time or displacement. Hence why we may say it is constant. अब आगे यहां पे हमने क्या लिख रखा है कि भैया जितने भी जितने भी डेसिपेटिव फोर्सेस हैं, जस्ट लाइक विस्कस फोर्स है, जस्ट लाइक फ्रिक्शनल फोर्स है, दे मस्ट बी जीरो. वो तो शुरू में ही एजम्पशन हमने डाल दिया था, नहीं डाला था तो अब डाल दो. भैया जो भी हम यहां पढ़ा रहे हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक भी हम लोगों ने कंसीडरेशन में यहां पे नहीं लेना, चाहे ऑसिलेशन किसी का भी हो. तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट टोटल एनर्जी का. और टोटल एनर्जी टाइम के साथ में या डिस्प्लेसमेंट के साथ में चेंज नहीं होती. ये बात अगर मुझे प्रूव करनी है तो नो डाउट क्वेश्चन के अंदर मुझे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, सम निकालना होगा, और सम निकाल करके ये जो हाईलाइट वाला कॉन्सेप्ट है इसको लिखना होगा. तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसी को हमने और आगे ब्रीफ कर रखा है, किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है. अब टोटल एनर्जी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जरा मैं देखना चाहूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स ये जो ऊपर चीजें मेंशन कर रखी हैं इन चीजों को आप एक बार पढ़ लेना, बाकी सारी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये एक डायग्राम और बनाता हूँ और उस डायग्राम के बेसिस पे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ डियर स्टूडेंट्स. देखिए अगेन मेरी ऑसिलेटिंग बॉडी सबसे आसान, सबसे बढ़िया सिंपल पेंडुलम मैंने कंसीडर किया था, उसी को ले लेता हूं. रेस्ट में है, कोई एनर्जी नहीं है, यहां आ गया, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको मैं लिखा एक्सट्रीम पोजीशन, इसको लिखा मीन पोजीशन. अगेन दूसरी तरफ मैं लिखा एक्सट्रीम पोजीशन. डियर स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज हो रही होती है. फिर समझिए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा. बस ये बात आपने यहां पे दिखा देनी है. क्या, जरा देखो, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम है. डॉटेड लाइन वाला पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है और सॉलिड लाइन वाला काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है. तो जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. ये वाला पॉइंट की बात करता हूं. तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये रही, वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है. ये ग्राफ हमारा इस बात को शो कर रहा है. अब जरा यहां आ जाए बॉटम पे. बॉटम पे क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहां पे मैक्सिमम है. तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कंडीशन यहां पे है वही कंडीशन यहां पे होगी. बिकॉज ऑफ एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो डजंट मैटर मैं यहां के लिए दे रहा हूं या यहां के लिए दे रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन मेरे लिए आइडेंटिकल होंगी, दोनों पोजीशंस जो है वो सेम होंगी. तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था एनर्जी और उसके रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेने का. ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे शो किया. अगेन मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है और हमेशा कांस्टेंट रहती है. चलिए अब एज यूजुअल इसी बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर क्लास को डिस्कस करते हैं. देखने में जितना लंबा न्यूमेरिकल लग रहा है उतना है नहीं, छोटा सा न्यूमेरिकल है. देखते हैं क्या कहता है. ए ब्लॉक हुज मास इज 1 किलोग्राम. इसका मतलब सबसे पहले एक ब्लॉक आपने लेना है 1 किलोग्राम का. फास्टेन टू ए स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग के साथ में बांधना है. अभी तक उसने बिल्कुल नहीं कहा कि स्प्रिंग मेरी हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, इसलिए मैंने तो ऐसे ही बांध दिया. द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन. स्मॉल k जो है वो कितना है, 50 न्यूटन पर मीटर. यूनिट का भी ध्यान रखेंगे आप. द ब्लॉक इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. चलो जी, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसने पुल किया, पुश नहीं किया. क्या किया है बच्चों, पुल किया है. पुल किया है तो भैया 10 सेंटीमीटर यहां पे आप जो है इसको ले जाओ. अब इसको x लिखोगे आप कितना, 10 सेंटीमीटर. इस x को 10 सेंटीमीटर की जगह पे 10 × 10⁻⁻² मीटर अभी लिख लो जिससे गलती ना हो. फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x = 0. ठीक है, यहां तो x = 0 है ही, मेन पोजीशन है. ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस. चलो जी यहां सरफेस भी बना देते हैं. और सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है. वो तो अभी 2 मिनट पहले ही बात की थी कि जितने भी हमारे डेसिपेटिव फोर्सेस हैं उनको हमें जीरो लेना है, तो वो भी जीरो ले लिया उसने. ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट t = 0 कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. गुड. अब उसने पूछना शुरू किया, क्या काइनेटिक एनर्जी निकालो जी. पोटेंशियल एनर्जी, चलो जी वो भी निकाल देते हैं जी.
कब निकालनी है? टोटल एनर्जी में निकालनी है। चलो जी, टोटल एनर्जी में निकालनी है। देखो टोटल एनर्जी तो इसकी कंजर्व रहेगी, कब निकालनी है जरूरत ही नहीं है पूछने की। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती हैं, इनका सम टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए कहीं ना कहीं इस बात को डिस्कस करना होगा कि कहां निकालनी है। तो वो कहता है जी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। चलो जी, ये वाली पोजीशन जो है ना, यहां पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों बड़ा नॉर्मल सा केस, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसको ए लिखूंगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x 5 सेंटीमीटर, k 50 न्यूटन पर मीटर, ये x नहीं इसको a मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और x मैं यहां पर दोबारा से लिखता हूं, दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर। बच्चों अब मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत है इसमें, साइन कॉस वाली जो इक्वेशंस थी उनकी जरूरत नहीं है। क्या करोगे? सिंपल सा a² - x² वाली या हाफ kx² वाली जो आपके फॉर्मूले थे उनको डायरेक्टली यूज करोगे, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट आपने कर ही रखा है, आंसर आपके पास होगा। बोलो भैया किसी को समझ में आया हो तो करो यार, कैलकुलेट करो जल्दी से क्या होता है। चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। के हमने यहां दे रखा था, ए हमने एम्पलीट्यूड दे रखा था, वाई अब देखो कोई बच्चा यहां घबरा जाएगा कि अभी तक तो एक्स पढ़ रहे थे, वाई कहां से आ गया? ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक्सिस पे कोई सा भी एक्सिस हो सकता है। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट यूज किया, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट यूज किया, टोटल एनर्जी का डायरेक्ट यूज किया, आंसर आपके पास आ गया जूल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एज असाइनमेंट आप लोगों को करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप व्हाट्सएप जरूर कराएं। अगर ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होगी तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करूंगा, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर समझाऊंगा। अगर नहीं आते डाउट्स तो मैं ये समझूंगा कि आपका ये क्वेश्चन आपसे हो गया। थैंक्स अ लॉट। हेलो।